अपर्दन में क्या पढ़ा था? इरोजन। नोट लिखवाया था। क्या लिखवाया था? चट्टानों को अक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। ये कौन सी आफत है? क्या टच हो रहा है दूसरा इसके साथ? अपर्दन। अपर्दन कैसी क्रिया है? गत्यात्मक। अपर्दन करने में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? जल। जल बोल कौन सा वाला? बहता जल तो हम बोलते हैं नदियाँ। नदियाँ, ठीक है। और पवन। पवन। और सागरीय तरंगें। हिमनद। सागरीय तरंग। पहले एक नाटक आता था तरंग, देखियो दूरदर्शन पर आता। तुम्हारी तो उम्र में तुम पैदा भी नहीं होगे। कितनी तुम्हारी वो है डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, एक्चुअली में डेट ऑफ ईयर पूछने वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ तो मंथ भी बता दोगे और क्या डेट बता दोगे। वैसे डेट बता दोगे तो बस खत्म कहानी। तो क्या है तुम्हारी बर्थ ईयर? हाँ 2005। मेरी 2005 में मेरा इंटर हुआ। मेरी 5 तुम्हारी भी 5 है। 5 5 दो। 2 तो कितने साल की हो गई? जोड़ दो वाला जोड़ बैठे। 2 है ना? हाँ 2। तुमसे 2 प्लस कर दो। मैथ इतना तो सीखी होगी ना। तुम्हारी कितनी है? नहीं पता। पता देखो कितना लड़कियों को रहता है कि हमें उम्र नहीं बतानी है। मैं खुद से कह रही 2005 में मेरा इंटर था। इंटर में सोच लो कितनी उम्र होती है, प्लस कर दो अब। 17 12 पास 17 5 साल गए वो पढ़ने गए वो 5 साल और 12 साल क्लास लगभग 17-18 साल रहती है ना। अब यार तुम्हारी कितनी है डेट ऑफ ईयर? 2004। लो ये तो तुमसे भी छोटा है। छोटा है बड़ा है? बड़ा है। अगर 6 होती तो छोटा होता। 4 नंबर छोटा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है एक साल वो छोटा है। एज में क्या हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। चलो और कोई आने वाला है? इसलिए हम ये फालतू बकवास कर बैठे कि थोड़े बच्चे जो आना है आ जाए। आज का चैप्टर बहुत अजीब वाला है। अब इस्लाह करतियां हैं सामने फिजिकली रूप से देखो तो चीजें समझ में आती हैं। अब मैं ओरली आपको बताती रहूंगी, तुम लोग फिर तुम्हारे दिमाग के घोड़े में दौड़ेंगे नहीं कि इमेजिन भी कर पाओ मेरे साथ साथ, है ना। वो तुम लोग इमेजिन करोगे नहीं, फिर कहोगे ज्योग्राफी में समझ नहीं आ रही। इस्लाह करती मैं कहाँ से दिखाऊं? अब तुम मुख्यमंत्री साहब को एक लेटर लिखो ज्योग्राफी की जब क्लास हो तो थ्योरी क्लास के बाद प्रैक्टिकल क्लास करवाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आप हम वहाँ क्या करते हैं अन्वेषण के लिए, या एक वो कहते हैं अरे यार उसको क्या बोलते हैं जो हम लोग का टूर जाता है शैक्षिक टूर, है ना, उसके लिए परमिशन देंगे। तो क्या हुआ हमारी मैडम फिर हमें नदियों के किनारे लेके घाटियां दिखाएंगी। डी घाटी कौन सी होती है, यू घाटी कौन सी होती है, हिमनद द्वारा कौन सी बनती हैं आकृतियां, डेल्टा क्या होते हैं, एस्चुरी क्या होते हैं, पंचीपाट डेल्टा के लिए हमें जाना पड़ेगा अमेरिका। अमेरिका के लिए हमारा वीजा लगवाएंगे वो, है ना, ठीक है। ग्रेट कैनियन देखने के लिए वो हमारा वीजा लगवाएंगे अमेरिका का। क्यों अभिनय बंद करवा देंगे हम? इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो जाओगे, जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखोगे ना वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा फंस जाएंगे। अभी हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या कहा है डिजिटल बोर्ड लगवा दिया है। आप इसी डिजिटल बोर्ड से वो सारी पिक्चर्स देख सकते हैं। तो हमारा जल द्वारा जो बनी आकृति मतलब जो अपर्दन हो रहा है, अपर्दन के मेन जो कारक है वो आपकी नदियां हैं, नदियों के साथ साथ पवन है, पवन के साथ साथ हिमनद है। अपर्दन का मतलब क्या है पहले मुझे ये बताओ। इरोजन क्या है? अपर्दन सौम्या अपर्दन बताओ। मैम अपर्दन वह जो
कब चट्टानें टूटती फूटती हैं, उनमें अगर नदियों का जल है तो वो अपने साथ उनको अपशिष्ट जो होते हैं उनको ले जाए। अपरदन क्या है? एक तरह से किसी भी विखंडित पदार्थ, किसी भी विखंडित पदार्थ कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम चट्टान का विखंडन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम चट्टान के विखंडित पदार्थों को पढ़ रहे हैं, वरना कोई भी चीज ऐसी है तुम्हें भी उठा के हवा दूसरी तरफ पटक सकती है। नदियां तुम्हें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर पटक सकती है। समझ रहे हो ना? पदार्थ तुम भी हो, ले जाती है कि नहीं? वो बह गया तालाब में, वो नदी में बह गया, हवा उसके साथ उठा के उसको ले गई, आंधी ने ये मकान तोड़ दिया, आंधी ये पेड़ उड़ा के वहां ले गया ना। पर हम चट्टानों के रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम चट्टानों का जो टूट फूट हुए किससे? अपक्षय से। अपक्षय के कारण जो चट्टानों में टूटे फूटे छोटे छोटे कण या छोटे छोटे खंड वहां गिरे हुए थे, उनको ले जाने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है आपके अपरदन की क्रिया। अपरदन की क्रिया में दो तत्व समाहित होते हैं। ये तो कारक है ना जो अपरदन में सहायक कर रहे हैं। अपरदन में दो, जो क्रिया में दो सहायक पद है। एक क्या है? निक्षेपण। निक्षेप क्या होता है? एक तो अपरदन स्वयं है ही, क्योंकि कुछ आकृतियां होंगी जो अपरदन के द्वारा बनी होंगी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लैंड फॉर्म यानी कि स्थला आकृतियां। कल पिछली क्लास में हमने छोड़ा था, यहीं पर छोड़ दिया था ना। फिर हमने कहा था जो हम चीजें बताएंगे वो आगे आपके किस में आएंगी? लैंड फॉर्म में आएंगी। कैसी स्थलाकृति का निर्माण नदियां करती हैं, कैसे स्थलाकृति का निर्माण सागर तरंगे करती हैं, कैसे स्थलाकृति का निर्माण हिमनद करते हैं, और कैसे स्थलाकृति का निर्माण पवनें करती हैं। अपरदन सेम सेम क्या है? अपक्षय के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत है क्या? अच्छा, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल कैसा है? अंतर बताओ दोनों में पहले मुझे। अंतर्जात बल मतलब व्यक्ति की विषमताओं को मतलब लाता है। कौन लाता है पृथ्वी में विषमताएं? अंतर्जाती बल। अंतर्जातीय बल। और बहिर्जातीय बल क्या करता है? विषमताओं को कम करता है। अपक्षय स्थैतिक है, गत्यात्मक है? स्थैतिक है यानी कि रुका हुआ है, और जबकि अपरदन क्या है? गत्यात्मक है। क्यों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को पहुंचाने का मतलब यहाँ से हम वही चीजें समझना जो तुम्हारी चट्टान की टूट फूट से रिलेटेड है, उनको पहचानता है अपरदन यहाँ। और एक है मैंने शब्द का निरपेक्षण, निक्षेप। क्या है ये निक्षेप? क्योंकि आप अपरदन द्वारा बनी आकृतियां और निक्षेप द्वारा बनी आकृतियां ये पढ़ोगे। अरे लिखना बाद में, पहले मुझे बताओ। अभी मैंने लिखने को बोला ही नहीं है। क्या बोला मैंने? हाँ बताओ, निक्षेप क्या होता है? निक्षेप द्वारा बनी हुई आकृतियां। एक तो पढ़े ही हो, बाकी नहीं पढ़े हो तो एक को तो पढ़ा ही है मैंने भी। लैंड फॉर्म में एक आकृति पढ़े हो जिसमें तुम लोग कहते हो प्लेन मैदान, नदियों के द्वारा लाया गया अपसार निक्षेप कर दिया गया है। इससे क्या हुआ है? आपके मैदानों का निर्माण हुआ है। तो निक्षेप में क्या होता है? जब नदियां अपने साथ अपसार लेके आती हैं और उस अपसार को क्या कर देती हैं? छोड़ जाती हैं किसी स्थान पर, उसको हम कहते हैं निक्षेप। नदियां अपने साथ पानी ही तो लेके जाएंगी, और गंदा ये कूड़ा कंकड़ जो लाती है वो सब छोड़ के जाती है ना। तो बड़े बड़े पत्थर लाती हैं वो भी सब छोड़ के जाती हैं, तो वो जिस स्थान पर छोड़ के जाएंगे उसको क्या कहेंगे? निक्षेप। तो निक्षेप द्वारा जो बनी आकृतियां वो अलग है, अपरदन द्वारा बनी आकृतियां अलग है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये हमारे क्या है? अपरदन में सहायक तत्व है नदियां, पवने, हिमनद और सागरीय तरंगे। अब अपरदन द्वारा कुछ आकृतियां बनती हैं, निक्षेप द्वारा कुछ आकृतियां बनती हैं, सागरीय तरंगों द्वारा कुछ आकृतियां बनती हैं, हिमनद द्वारा कुछ आकृतियां बनती हैं, और पवन द्वारा कुछ आकृतियां बनती हैं धरातल पर। हाँ, तो नदियों द्वारा मतलब जो पठार में आएगा गाद है उसके लिए निक्षेप होगा, तो उसे निक्षेप बोलेंगे। और मतलब जो वायु द्वारा होगा, निक्षेप सब जगह होता है। निक्षेप का सीधा सीधा मतलब है
छोड़ दो, वो होता है नृत्य। चाहे वो पवन लेके आए, चाहे वो जल लेके आए। समझ में आ गया? राधे राधे। और तुम्हारी बहन भी आ रही है क्या? क्यों आज तुम अकेले आए हो? हाँ, वो यूनिवर्सिटी गई है काम से और तुम्हारा काम नहीं था। ये बात सही है कि तुम जाओ, मैं क्लास ले लेती हूँ, तुम जाके यूनिवर्सिटी काम करवा लो। अच्छा, तुम लोग सब ग्रेजुएशन में हो ना? बस मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे देना जब प्राइवेट फॉर्म आएंगे तब। किसी का भी आएगा, प्राइवेट फॉर्म सब एक के साथ भरे जाते हैं, चाहे वो पीजी का हो चाहे वो यूजी का हो, भरे सब एक साथ। 20 जनवरी से मैंने कल सर से बात करी थी, मतलब जो हमारे साथ पढ़ाते थे पहले, बोले मैडम अभी आएंगे, जब आएंगे तो बता देंगे। फिर तुम लोग जरा ध्यान रखोगे, वो थोड़ा सा कार्यशाला में बिजी हो जाएंगे तो हो जाएंगे। तो अब ना हेडिंग डाले हो अपर्दन, पहले अपर्दन लिखो। कल अपर्दन में क्या लिखाया था कल ये बताओ मुझे। सत्यात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। हाँ, बस इतना ही लिखवाया था। अपर्दन में सहायक तत्व लिखवा दिए थे। हाँ, लिख लिए थे। अपर्दन में सहायक तत्व कौन है आपके? नदियाँ, पवन, उन्नत, सागरी तरह के। वेरी गुड। अब जो नया हेडिंग डालोगे वो डालोगे स्थला आकृति। स्थला आकृति, हाँ, इसी से रिलेटेड है स्थला आकृति। ये चीज हम बाद में करवाएंगे उसमें। हेडिंग डालो स्थला आकृति, लैंड फॉर्म। तुम्हारे दोस्त कम गायब हो गया, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। क्यों? कल 25 दिसंबर की छुट्टी मना के आज 26 दिसंबर को मंडे को आने का। शाम को मेला कौन कौन आएगा भाई? शाम को मेला देखा, यानी कि चरण जरूर आया था देखने। हाँ, तो कब कह रहे हैं? चलो मेला ही पूछ रहे हैं, हम मेला से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा मेले लगते हैं? सबसे कम? सबसे कम? तुम्हारा क्लिक है। सबसे कम मेले वाला जिला पीलीभीत, सबसे ज्यादा मेले वाला जिला मथुरा। सच में। सुल्हापुर कहाँ लगता है? सुल्हापुर मेला मेले की बात करें तो मेले से रिलेटेड पूछ लेते हैं। बताओ सुल्हापुर मेला कहाँ लगता है? लिख लियो सुल्हापट्टी, आगरा में लगता है। यूपी स्पेशल में पढ़े नहीं ये सब चीजें? अब गवर्नमेंट यूपी स्पेशल नहीं दे रही, मतलब पढ़ना भूल जाओगे क्या? यूपी स्पेशल पढ़ो, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। इसमें नहीं आएगा, बर्थडे एग्जाम में आएगा। स्थला आकृतियों से तात्पर्य, स्थला आकृतियों से तात्पर्य धरातल पर पाई जाने वाली, धरातल पर पाई जाने वाली धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियों से है। धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियों से है, जिसका निर्माण अपर्दन की क्रिया के कारण। अच्छा, विभिन्न स्थला आकृति में तुम अगर तुमसे पूछा जाएगा तो बता दोगे ना कौन कौन सी हो सकती हैं? अब पर्वत, पहाड़, नदियां सब मत ले लेना ये स्थला आकृतियों में। यहाँ लोगे मैदान, गार्ज, है ना? गार्ज का मतलब क्या होते हैं? गार्ज, कैनियन, घाटियां, ये सब किसमें आती हैं? घाटियों का निर्माण कौन करता है? नदियां करती है ना? घाटियां कितनी होती है? यू आकार की और वी आकार की। यू आकार की घाटियों का निर्माण कौन करेगा? वी आकार की घाटियों का निर्माण कौन करेगा? विसर्ग का निर्माण कौन करेगा? कैसे पता लगाते हैं
कि इस जमाने यहाँ पर कभी नदियां बह रही होती थी। कैसे बताते हैं कि यहाँ कभी नदियां बह रही होती थी, इस नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया है। अरे चोर होता है ना, चोरी करके जाता है, अपने पीछे सबूत छोड़ के जाता है ना, तो नदियां भी अपने पीछे सबूत छोड़ के जाती हैं, अपना रास्ता। समझ में आ गया? तो उन रास्तों से पता लगाया जाता है कि कभी इस जमाने, किसी जमाने में ये नदी यहाँ बहती थी और आज वो सीधी सादी होकर किसी और रास्ते पर चली गई है। नदियां भी क्या करती हैं, अपना रास्ता चेंज करती हैं। क्या क्या लिखे हो यहाँ पर, ये बताओ। अपर्दन की क्रिया के कारण होता है अपर्दन में प्राय निक्षेपण समृद्ध होता है। अपर्दन में प्राय निक्षेपण समृद्ध होता है, अर्थात किसी भी स्थल आकृति में अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन की क्रिया में निक्षेपण समृद्ध होता है, अर्थात किसी भी स्थल आकृति में अपर्दन तथा निक्षेपण के साथ पवनों, हिमनदों तथा सागरीय तरंगों का भी योगदान रहता है। पहले लिखो अपर्दन द्वारा बनी हुई स्थल आकृतियां। हाँ, अपर्दन द्वारा बनी हुई स्थल आकृतियां। अपर्दन द्वारा बनी हुई स्थल आकृतियां। अपर्दन द्वारा बनी हुई स्थल आकृति में प्रायः नदियों का योगदान अधिक रहता है। नदियों का योगदान अधिक रहता है। पहली आकृति लिखो वी आकार की। पहली आकृति लिखो वी आकार की। एक तो मुझे ये दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ये दृष्टि दोष है ना, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। निकट की दृष्टि, निकट नहीं होगा, ये दूर होगा, है ना, क्योंकि निकट का तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ लिखा है लैंडफॉर्म, ये रहा ऊपर, ठीक है। ये फोटो से तुम परिचित हो गए, मुझे लग रहा है, हो कि नहीं? इससे तो परिचित हो, क्योंकि ये गलती से इसमें लग गया। गलती से इसमें कैसा लग गया? ये मेरे टैबलेट में लगा हुआ है। जब मैं तुमसे स्क्रीन शेयर करती हूँ तब तुम्हें दिखाई देता होगा। ध्यान नहीं दिया, अब सारे ध्यान देते, क्योंकि अब आ गया था तो आ ही गया, भाई क्या करूँ। चलो, अब हम दिखाए इसीलिए हैं, गलती से आ गया पर अच्छी बात हो गई। इसमें कुछ चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, है ना। यहां देख रहे हो ये चीज, अब यहाँ पैंट चल जाएगा, चल तो जाएगा, मना तो करेगा नहीं चलने के लिए। ये मना कर रहा है, ये कह रहा है मैं नहीं चलूंगा। तुम कितनी भी कोशिश करो, हम चलेंगे ही नहीं। देखो चल जाएगा, आप चलाओ। कुछ दिख रहा है ऐसा, और ये कुछ ऐसा दिखा, कुछ अंतर दिखाया हमने इसमें या नहीं? ये देखो, देखने में गोल लग रहा है और ये देखने में तिकोना लग रहा है, शंकु। ये भी शंकु ही टाइप लग रहा है। आगे भी देखो, ये चीज कुछ ऐसा शंकु लगेगा, कहीं आपको
आपको क्या लगेंगे? फैले हुए, पंख की तरह फैले हुए। तो ये जो आकृतियां बनती हैं, अच्छा ये तो निक्षेप से बनती हैं। चलो अभी हम अपर्दन की बात कर रहे हैं ना, तो अपर्दन में जो आकृति बनेगी बी आकार की, तो पहले हम तुम्हें बी आकार दिखा दें। यही है बी आकार, क्या दिख रहा है तुमको बी? बी आकार की जो घाटियों का निर्माण करता है कौन करती हैं? नदियां करती हैं। और किसमें कर रहे हैं? अपर्दन के स्वरूप करती हैं। ज्यादा अपर्दन कौन कर रहा है? अगर हम अपर्दन की तुलना में बात करें तो हमें सीक्वेंस में दे दिया जाए सर्वाधिक अपर्दन इनमें से कौन सी क्रिया करती है? कौन करेगी? नदियां करेंगी, पवन करेंगी, सागर करेंगे? नदियां सर्वाधिक करेंगी, उसके बाद पवनें करेंगी, उसके बाद सागरीय करेंगे। तो अपर्दन में पहले लिखो बी घाटी, लिखिए बी घाटी, बी घाटी। अरे बी ऐसे लिख देना और फिर घाटी लिख देना, या बी आकृति वाली घाटी। अब यहाँ यू नहीं लिखवा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं? बी, यानी यू का कौन कर रहा होगा? कोई और कर रहा होगा। बी आकार की घाटी का निर्माण प्रायः निक्षेपण की क्रिया के द्वारा होता है, सॉरी अपर्दन की क्रिया के द्वारा होता है। निक्षेप बार हमको याद आ रहा, तो निक्षेप पढ़ाने लगे, इसमें मैग्नेट है। बी घाटी का निर्माण प्रायः अपर्दन की क्रिया के द्वारा, अपर्दन की क्रिया के अंतर्गत नदियों द्वारा किया जाता है। ऐसे देखो, अपर्दन की क्रिया के अंतर्गत नदियों द्वारा किया जाता है, नदियों द्वारा किया जाता है, नदियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की घाटी में, इस प्रकार की घाटी में तल कैसा होगा? चौड़ा होगा या संकरा होगा? हाँ, इस प्रकार की घाटी में नदी तल गहरा तथा संकरा होता है, नदी तल गहरा तथा संकरा होता है। अब जब यहाँ से क्या होगा, कभी नदी किसी जमाने में गायब हो जाएगी तो ये घाटी कैसे दिखेगी आपको? वी आकार की दिखेगी ना, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? वी आकार की नदी घाटी। इस प्रकार की घाटी में प्रायः तल कैसा होगा? संकरा होगा, गहरा तथा संकरा होगा। बना लो बी आकार की घाटी। तुम लोग कैसे बनाओगे? सेम ये वाली चीज ले लेना, ऐसे पूरा ले लीजिएगा, ठीक है, और 3D प्रिंटिंग में बना लो। बना लोगे 3D? अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बनाना सीखो। उसको भी बनाने दो, तुम्हें क्यों बना रहे हो उसका? ये बात सही है। तुम खाना खाती हो, खा लेती है, वो अपना अलग खाती होगी और तुमसे अच्छे मार खाती होगी। भैया जल्दी जल्दी बना लो सान्या, तुम तो बिल्कुल ऐसा उसका 3D प्रिंटिंग ले रही हो, उसकी नसें भी काट रही हो। हाँ हमने कहा था ये जो गहरे गहरे लिख रहे हैं ना, ये नदियों द्वारा, वितरकों द्वारा लाए हुए कैनियन है, इसको कहते हैं कैनियन। इसी को जो नदियां अपना काट के रास्ता बनाती हैं। सब दिखाएंगे, एक एक करके चित्र दिखाएंगे, अपने प्रत्यक्ष रूप से तो लगा नहीं पाएंगे। पता चलता कोई किसी
या गई? बन गया? चलो अगला लिखो, लटकती हुई घाटियां। ये कौन सी थी? बी घाटी। अब लटकती हुई घाटी क्या होगी भाई? कहाँ लटक रही होगी वो? उल्टे, उल्टा लटक रही होगी क्या? लटकती हुई घाटी क्या है? लटकती हुई घाटी। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा वो लटक रही है, पर एक्चुअली में वो लटक नहीं रही है। इस प्रकार की घाटियां कब बनती हैं? जब सहायक नदी अपना जल किसी मुख्य नदी में गिराती है। तो सहायक नदी जैसे नाले में घर का पानी गिरा रहे हो, तो नाले की जो नाल आपके जो घर की नाली होगी वो लटकती हुई दिख रही होगी ना ऊपर से हवा में, और वो अपना जल कहाँ गिरा रही होगी? नाले में। तो वही चीज समझ लो कि जो लटकती हुई घाटियां हैं, सहायक नदियां क्या करती हैं? जब अपना जल मुख्य नदी में गिराती हैं, तो सहायक नदियों की जो घाटी होती है वो कैसे दिखती है? लटकती हुई। क्लियर हो गया? नहीं लिखो, लटकती हुई घाटियां प्रायः, तो ये सारी जो इसमें चीजें दिखेंगी ना, ये हिमालय क्षेत्र में दिखेंगी, और हिमनद वाली भी हिमालय क्षेत्र में दिखेंगी। ये वाली तो आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। कौन सी? दक्षिण भारत में जब जाओगे। लटकती हुई घाटियां, लटकती हुई घाटियां प्रायः सहायक नदियों द्वारा निर्मित की जाती हैं। लटकती हुई घाटियां प्रायः सहायक नदियों द्वारा निर्मित की जाती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर ये घाटी ऐसे बना देंगे हम, तो ये लटकती हुई दिखेगी। या यहाँ सोचो, यहाँ से अगर पानी गिरा दे रही है तो लटक गई घाटी। यहाँ पर अगर गहरा कटा होता है ऐसे, और यहाँ से पानी गिरा देगी तो कैसा होता? लटकता हुआ दिखता ना। अगर सीन होगा, कोई पिक्चर होगी लटकते हुए तो दिखा रहे हैं। है नहीं, लटक ना रहा है, कुछ नहीं लटक रहा है यहाँ पर। ये वाला फोटो याद है? नहीं याद है? यही समझ लो, लटकती हुई घाटी। दिख रहा है कुछ आपको ऐसा? ये देखो ऐसे बना है ना, मुहाना नहीं बोलेंगे इसको, ये तो मुहाना है। ऐसे समझ लो, ये छोटी नदी आ रही है, और यहाँ पर आपकी कोई बड़ी नदी अपनी किस में जा रही है? अपने बेसिन में बह रही है। तो बड़ी नदी नीचे बह रही होगी, क्योंकि वो उसकी घाटी क्या होगी? गहरी होगी, और इसकी घाटी कैसी होगी? ऊंची होगी। तो अब यहाँ से अगर देखोगे, ये समझ लो, तो आपको ये ऊपर से लटकती हुई दिख रही है, इसी को इन्होंने लटकती हुई घाटी बोला है। जब क्या होगा? सहायक नदी अपना जल किसी मुख्य नदी में गिरा रही होगी, तो मुख्य नदी की कंपेयर में, मुख्य नदी की घाटी की कंपेयर में जो सहायक नदी की घाटी होगी वो कैसे दिख रही होगी? लटकती हुई। अब लैंग्वेज बोलो, मैंने क्या लिखवाया? लटकती हुई घाटी प्रायः सहायक नदी द्वारा निर्मित होती है, क्योंकि सहायक नदियों की घाटी, क्योंकि सहायक नदियों की घाटी मुख्य नदी की घाटी से, क्योंकि सहायक नदियों की घाटी मुख्य नदी की घाटी से मुख्य नदी की घाटी से ऊंची होती है, जो प्रायः लटकती हुई दिखाई देती हैं। ऊंची होती हैं जो प्रायः लटकती हुई दिखाई देती हैं। समझ में आएगा, जो प्रायः लटकती हुई दिखाई देती है। ठीक है,
है नदी विसर्ग, या विसर्ग लिख लो, नदी विसर्ग छोड़ो, विसर्ग लिख लो। विसर्ग, नदी विसर्ग, विसर्ग तो नदी करती है, तो विसर्ग लिख लो। विसर्ग, पा है, पा, पा नहीं लगा वो। सर्प, जैसे सर्प लहराता है ना, वैसे नदी लहरा रही है क्या यहाँ पर? हाँ लिखो। विसर्ग आकृति प्रायः नदियों द्वारा निर्मित होने वाली एक प्रमुख आकृति है। विसर्ग आकृति प्रायः नदियों द्वारा निर्मित एक प्रमुख आकृति है। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो इनका वेग तीव्र होगा या मंद होगा? कंपेयर करो जरा, पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर एकदम मैदान क्षेत्र में आएंगे, बंद हो जाएगा, मंद होगा। क्यों? ढाल से क्या आएंगी? ढाल कम हो जाएगा ना, ढाल कम होगा, ढाल से मैदान क्षेत्र में आएंगी। ढाल से अगर पर्वतीय क्षेत्र से मैदान में आएंगे, तीव्र होगी ना, मैदान में शुरू होगी ना उसकी, मैदान क्षेत्र में प्रवेश करेंगे ना, कंपेयर तो कम होगा ना। कंपेयर करोगे ऊपर से नीचे का, ऊपर से नीचे का कंपेयर करोगे तो कम हो जाएगा ना। हाँ ठीक, सुनो तो अभी केस क्या है, आप पता क्या है इसका, एक तो कैसे वो कैसे पलटा, कैसे बदलता है, कैसे पलटे की तरह, क्या लिखे हो ये बताओ मुझे। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इनकी गति मंद, तथा खुला क्षेत्र मिलने के कारण अब ऐसे सोचो, जिसको दौलत ना मिली हो उसको एकदम दौलत मिल जाए, वो पागल होकर इधर भी बटोरेगा उधर भी बटोरेगा, है ना। नदियां अब तक क्या आ रही थी, पर्वत की, दोनों पर्वतों के बीच में से आ रही थी, उन्हें फैलने की जगह नहीं मिल रही थी। अब जब वो इतना पानी लेके आ रही है, अभी तो घाटी में बह रही थी ना, आप ऐसे समझो, अभी घाटी में बह रही थी तो पानी चाहे इतना हो, उतने ही जगह में एडजस्ट करना, बहुत पानी होगा तो लेवल कैसे जाएगा, लंबत बढ़ेगा। अब जब मैदानी क्षेत्र में आएंगी तो लंबत यानी कि ऊंचाई ना बढ़ के क्या करेंगी, चौड़ाई में आएंगी। अब ये क्या करेंगी, अपनी चौड़ाई को बढ़ाएंगी, पानी कैसे फैलाएंगी, चौड़े में। तो जब ये चौड़ाई में फैलाती है फिर ये क्या करती हैं, विसर्ग करती हैं। क्या लिखे हो, अत्यधिक क्षेत्र मिलने के कारण ये नदियां प्रायः चौड़ी होकर विसर्ग करना प्रारंभ कर देती हैं। ये नदियां प्रायः चौड़ी होकर विसर्ग करना प्रारंभ कर देती हैं, विसर्ग करना प्रारंभ कर देती हैं। बना लो विसर्ग, नदियों वाला विसर्ग, सभी नहीं बनाना है। विसर्ग जो सांप की तरह लहरा रही है, बीच वाला बना लो, किनारे वाला बना लो, कोई तो बना लो। ये अभी हम ये चीज नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, ये चीज अभी पढ़ाएंगे। सोच रहे होंगे क्या क्या पढ़ाएंगे मैडम आज। विसर्ग, थोड़ा मैदान क्षेत्र को बना लो। सबसे अच्छा विसर्ग नाक बनाया है बालक ने, अच्छी तरह विसर्ग दो, नहीं सही है। नदियों को लहराना होता है।
ऐसे करो तो पता चलेगा नदियां और लैंडस्केप ही पढ़ पाओगे, उसके अलावा निम्न ये सब कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। और ये टॉपिक आज मुझे लग रहा है खत्म करना ही होगा। अगला टॉपिक इससे रिलेटेड तुम्हारा नहीं जाएगा, बिल्कुल अलग होगा, मुझे खुद नहीं पता क्या होगा। लास्ट के 12-13 टॉपिक है तुम्हारे, अब तो 12 बचेंगे यार। बन गया बेटा सबका? बिशप समझ में आ गया? अब बिशप के बाद गोपुर पहले बता दे रही हूँ, फिर तटबंध बताऊंगी, ठीक है? गोपुर पहले बता रहे हैं, फिर तटबंध बताएंगे, या तटबंध पहले बता रहे, गोपुर पहले बताएं। आसान और टफ कोई नहीं है, बस तुम्हारे समझने की बात है। मैंने तुमको बोला ना, मैंने ये चीज नहीं बताई है। पहले गोपुर बता दे, लिखो गोपुर, ऑक्सबो लेक जिसको बोलते हैं, गोपुर लिखो बस, ऑक्सबो लेक मत लिखना। गोपुर, 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 इंग्लिश में लिखना है तो ऑक्सबो। हाँ, गोपुर झील के उदाहरण, गोपुर झील के उदाहरण होते हैं। बनती किसके द्वारा है? नदियों के द्वारा। तो गोपुर लिखो। गोपुर प्रायः नदियों के विसर्पण के दौरान, नदियों के विसर्पण के दौरान, नदियों के विसर्पण के दौरान अपने मार्ग को अवरोध कर, अपने मार्ग को अवरोध कर अपने मार्ग को अवरोध कर एक नए मार्ग को अपनाने के बाद, एक नए मार्ग को अपनाने के पश्चात, एक नए मार्ग को अपनाने के पश्चात पुराने मार्ग पर संग्रहित जल गोपुर, संग्रहित जल की आकृति गोपुर जैसी प्रतीत होती है, गोपुर जैसी प्रतीत होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा गोपुर झील का निर्माण होता है। ये बना लीजिए। विसर्प कर रही थी नदी, पहले कहां तक आ रही थी? कूदते हुए यहां तक आ रही थी। अब ये अपने मार्ग में क्या ले आई? गाद लाके इसने यहाँ पर जमा कर दिया। अब ये इधर फ्लो नहीं कर पा के अपने उसको क्या कर दिया? अपने मार्ग को परिवर्तन कर दिया। ये वाला चित्र बनाओ। ये जो है आपकी गोपुर झील है, बस यहाँ पर लिख लेना गोपुर। चित्र पूरा बना लीजिएगा। मुझे लग रहा है ना, लटकती हुई घाटी की अगर आप ये वाला चित्र बनाए तो बेस्ट रहेगा। बना लेना ये वाला, ऊपर वाला, क्योंकि ये पूरी नदी का आधा ऐसे दिखाया ना हमने, नदी को पूरा आधा कर दिया ऐसे कर, ठीक है? इस साइड ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखाया है, ऐसे बना लेना। लटकती हुई नदी का ऊपर घाटी वाला, ऊपर वाला बना लेना। और यहाँ पर लिख देना, जैसे जब बनाओगे चित्र तो यहाँ पर लिख देना मुख्य नदी और यहाँ लिख देना सहायक नदी। और ये जो ऐसे दिखा हुआ ये चीज, उसको लिख देना लटकती हुई घाटी, ठीक है? इसको मुख्य नदी लिखोगे, इसको लटकती हुई घाटी लिखोगे, इसको सहायक नदी लिखोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सौम्या के भी अच्छे हैं चित्र, सौम्या द्वारा बनाए गए चित्र अच्छे हैं।
सौम्या ये भी नहीं, सौम्या दोबारा बनाएगी। क्या कह रहे हो? अच्छा बाकी शुद्धि देखो सब चीजें करनी चाहिए। आज मेरे भतीजे का एग्जाम है उसका हिंदी का, तो बोल रहा है, तो भाभी बता रही क्या है, हिंदी सबसे बेकार, आज का सबसे बेकार पेपर है। मैं क्या बेटा जब नौकरी में जाओगे ना तो हिंदी इंग्लिश सब पढ़नी पड़ेगी, इसलिए ध्यान लगा के पढ़ो। समझ में आ गया कुछ? तो कह रहा है हाँ बुआ समझ में आ गया। मैं क्या हिंदी को भी इम्पोर्टेंस दे दी। कल पढ़ रही थी मैं, कह रहा मैम बुआ क्या कर रहे हो? मैं कहा बेटा कर मैथ पढ़ रही हूँ। कह रहा मैंने कहा मुझे बता दो कि मैथ मुझे नहीं आती है। कह रहा आप बुआ मुझे ओलंपियाड वाली मैथ बता दो। मैं कहा अच्छा लेके आओ। देखा तो उसमें वही सीरीज वाला सिस्टम था और मिसिंग का नंबर था। तो बताया अरे बुआ आपको तो ये आता है, आप मुझे ये पढ़ा दो 1 घंटा। भैया ने पीछे से डांट लगाई, बोले चलो अपना आके हिंदी पढ़ो पहले, तो कल तुम्हारा पेपर है। अब उसके में वो आए हैं यूटीज और वो स्टेट, कितने यूटी हैं। अब हमको इतना तो पता है कि 8 यूटी और 28 स्टेट है, नाम नहीं पता था। मैंने नाम भी याद हुआ अभी मेरे में आया नहीं है, मतलब तुम याद करो, नहीं आया तो क्या जब आएगा तो तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो गए। अब उसे चलते फिर हम सुनते थे सब, उससे हम कंट्री की कैपिटल भी पूछ लेते हैं सबसे पहले, वो फटाफट बताता है। 3rd में आप ये सोचो ओलंपियाड उसके में जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अभी 7 यहाँ पर नहीं है उसके, उसमें वो उसके नोएडा में था तो उसके मंथन में एक प्रोग्राम हुआ था, वो अपने आप से वो वाली मैथ ले आया था। 7 to 8 ईयर वाले बच्चों के लिए है वो, और अब उसकी एज भी वही है, वो करता है बैठ के। छुट्टी मारेगा एग्जाम का, छुट्टियाँ बढ़ जाएंगी उसकी, विंटर ऑफ हमारा दिमाग खाएगा। बहुत चीजें वो मेरी ठीक करवाता है। अरे बुआ ऐसे नहीं ऐसे। बन गया बेटा जल्दी बनाओ, मतलब मैं दोनों बन गए ना। चलो अब बात करेंगे हम तटबंध। हेडिंग डालो तटबंध। तटबंध बंद बंद। अभी जितनी भी पढ़ी सब नदियों द्वारा पढ़ी ना, अभी हम पवन नहीं लेके आए यहाँ। और किससे पढ़ रहे हैं? अपर्दन से। अपर्दन द्वारा है ना साइड में, अपर्दन ये हो गया। तटबंध लिखो, तटबंध आकृति प्राय पहले बना लो, ये वाली बना लो, लास्ट वाली नहीं ये। और इसमें तुम नदियां यहाँ लहरा रही है ना, तुम नदी लहराना मत, नदी इसमें सीधी रखना। बताएंगे ना क्यों। तुमने देवा नदी देखी है? लहरा रही है क्या? लहराती हुई दिखती है ज्यादा? ज्यादा और कम, मैंने ज्यादा का नहीं लिया है इसीलिए कम। गंगा देखे हो? गंगा नदी देखे हो? बहुत लहराती हुई दिखती है क्या? हरिद्वार में, बनारस में, इलाहाबाद में कहीं दिखती लहराती हुई? नहीं दिखती है ना। तो सीधी जब नदियां चलती हैं बहुत ज्यादा लहराती नहीं है, लहरेंगी नदियां और लहर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसे क्षेत्र में अब आप फिर देखते हो कि नदियों का पानी वहीं रहेगा, शहरों में नहीं आता। नदियां क्या कर लेती हैं? अपने साथ जो गाद लेके आती हैं उनको साइडों में छोड़ देती हैं। जब वो साइडों में छोड़ देती है तो ऊंचा हो जाता है, नदी नीचे होती है और शहर ऊंचाई पर होता है। तो वो तटबंध जो बनाया जाता है कोई आदमी नहीं बनाता है, प्राकृतिक रूप से कौन बनाता है? वो नदियां बनाई है। तभी मैंने ये कहा यहाँ पर लहराइएगा नहीं, लहराने का मन करे तो हल्का सा लहरा देना, वरना सीधा रखना। एक तटबंध का फोटो है,
दिखा मैं इसलिए ये वाला रही हूँ क्योंकि ये समझ में जल्दी आ जाएगा। ये नहीं है। इस तरह से आया ही नहीं है, मुझे लग रहा है तटबंध वाला नहीं आया, वही बना लेना। इसको सीधा रखना ना, देखो ज्यादा लहराना नहीं। बीच वाला बनाना, ये वाला। और ये जो ऊंचा ऊंचा बनाओगे ना, ये यहाँ पर इसको लिख लेना तटबंध, तटबंध। इसको इधर कर दी, इधर कर दी ना, तो हमारा ये तटबंध और अच्छी तरह दिखाई देगा। उसको फिर छोड़ दीजिए। बन गया। इसको लिखो तटबंध और यहाँ लिखो नदी, ये लिखो मैदान, सब समझ में आएगा। मैदान, ये है मैदान, ये नदी और ये तटबंध। इसमें समझ बन गया। तटबंध लिखवा दे। तटबंध प्राकृतिक रूप से निर्मित, तटबंध प्राकृतिक रूप से निर्मित एक स्थल आकृति है, एक स्थल आकृति है जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को दोनों किनारे पर लाए गए अवसादों को नदियों के दोनों किनारे पर जमाव द्वारा दोनों किनारे पर जमाव द्वारा निर्मित होता है।
मैदान, बाढ़ के मैदान। अब तटबंध के पास जब नदियों का कभी पानी ज्यादा हो जाएगा तो भी क्या करती हैं, वो अपने साथ गाद लाती हैं और इन मैदानी क्षेत्रों में छोड़ के चली जाती हैं। और जब पानी चला जाता है उसके बाद तुम देखती हो लहर लहर पानी मिट्टी में दिखती है, देखी हो कभी? नहीं देखना। पानी के जाने के बाद जब पानी जाता है तो अपने साथ में लहर लहर करके स्थला करके छोड़ के जाता है। वही जो स्थला करके छोड़ के जाता है उसको बाढ़ के मैदान कहते हैं। कैसे पता चलता है कि यहाँ पर बाढ़ आई है? उन्हीं निशानों से पता चलता है कि ये बाढ़ के मैदान है। लिखो बाढ़ के मैदान। नदियों का स्तर, नदियों का स्तर या नदियों के, हाँ ऐसे लिखो, नदियों का स्तर बढ़ जाने पर, नदियों का जल स्तर बढ़ जाने पर, नदियों का जल स्तर बढ़ जाने पर नदियों का पानी प्राय मैदानों में प्रवेश कर जाता है। नदियों का पानी प्राय मैदानों में प्रवेश कर जाता है। मैदानों में प्रवेश कर जाता है तथा नदियों द्वारा लाए हुए अवसाद, तथा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद इन मैदानों पर, इन मैदानी क्षेत्र में लाए गए अवसाद इन मैदानी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। इन मैदानी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है तथा जल के जाने के पश्चात, कौन से जल के जाने के पश्चात? नदी, हाँ बाढ़ के चलकर, तथा जल के जाने के पश्चात इन मैदानों में लहरनुमा आकृति बन जाती है। जल के जाने के पश्चात इन मैदानों में लहरनुमा आकृति बन जाती है। लहरनुमा आकृति बन जाती है जो प्राय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं, जो प्राय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। ये जितनी भी आकृतियां थी किससे थी? अपवर्तन द्वारा निर्मित आकृतियां। अब लिखो निक्षेप द्वारा निर्मित आकृतियां, निक्षेप द्वारा निर्मित आकृतियां। कितनी हो गई आकृतियां? निर्क्षेपण है ना, क्या बोला था? निर्क्षेपण ना र छ एक पाई निर्क्षेपण है। निर्क्षेपण तो लिखवाया था, हाँ निर्क्षेप बोल दिया। अच्छा निर्क्षेप का मतलब क्या होता है? पैन चलेगा नहीं ये? निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित आकृतियां। ड्रा कर दो निक्षेप। महीन ने बोल दिया मतलब गड़बड़ कर दिया। हाँ बोला था पर करेक्ट किसने करवा दिया? मेरा चरण है। थैंक्स टू चरण। निरपेक्ष, निरपेक्ष क्रिया द्वारा, हाँ निक्षेप क्रिया द्वारा, निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित आकृति प्राय नदियों द्वारा लाए गए अवसाद। निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित आकृति प्राय नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, लाए गए अवसाद, लाए गए अवसाद के जमाव के कारण, लाए गए अवसाद के जमाव के कारण जमाव के कारण निर्मित होती हैं, निर्मित होती हैं। पहले
पहले लिखो जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख। जलोढ़ मिट्टी सुने हो ना, एलुमिनियम फैन, जलोढ़ पंख। अब जलोढ़ भी लिखे तुम्हारे लिए। बना लोगे तो बना लो, अच्छी बात है। ये ड्राइंग बना लोगे तो, नहीं तो हम लिखवा रहे हैं। जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख नदियों द्वारा निर्मित एक प्रमुख आकृति है। नदियों द्वारा निर्मित एक प्रमुख आकृति है जिसका निर्माण प्रायः गिरिपाद, प्रमुख आकृति है जिसका निर्माण प्रायः गिरिपाद पर होता है, गिरिपाद पर होता है, गिरिपाद पर होता है। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर, इतना छोटा छोटा लिखती हूँ, आगे कहाँ जाएंगे, थोड़ा बड़ा लिखने का प्रैक्टिस करो। मतलब अगर तुम्हारा मेंस में आंसर लिखोगे बहुत ही कम भरी जाएगी तो नहीं है, शब्द गिनते गिनते आफत आ जाएगी। सजेशन लेकिन खुद देगा कि थोड़ा सा बड़ा लिखिए, दिखाओ गिरिपाद पर होता है। जब नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलकर पर्वतीय और हिमालय, बात एक ही है, हिमालय कहीं और अलग से नहीं आया है। जब नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आती हैं, तो इनका वेग प्रायः कम हो जाता है, तथा अपने साथ लाए हुए शिलाखंडों को वह वहीं पर निक्षेप करती जाती हैं। वहीं शिलाखंडों को वह वहीं पर निक्षेप करती हुई जाती हैं। निक्षेप मतलब छोड़ती हुई जाती हैं। इस तरह के निक्षेप में प्रायः जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। अब ये वाला चित्र बना लो, जलोढ़ पंख ऐसे ही बनाना और दिखा दे पहले जो वो दिखाए थे। कहाँ गया पहला चित्र तो सबसे पहले आपको ओपनिंग में दिखाए थे, गायब ही हो गया। ये देखो, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ये क्या है, पंख है। और ये तिकोना तिकोना जो दिखाई दे रहा है ये शंकु है। समझ में आ गया? तो नदियां अपने साथ क्या, जब ये गाद लेके आती हैं, जब ये गाद बहुत दूर तक फैलता है, ये कंकड़ पत्थर, तो इनको पंख कहेंगे। जब ये कंकड़ पत्थर या गाद कम क्षेत्र में वहीं इकट्ठा हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम शंकु। दोनों ही किसके द्वारा बन रहे हैं, नदियों द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। स्टेटमेंट में दे देंगे पंखों का निर्माण प्रायः नदियों द्वारा किया जाता है। तो पंख ये वाले और वो वाले पंख ना समझ लेना, पंछी वाले टेटाओं का निर्माण प्रायः नदियों द्वारा किया जाता है। ठीक,
उसके बाद अगर हम कुछ और आकृति दे दें तो क्या होगा, हो सकता है गलत हो जाए, है ना। तो याद रखोगे पंख, शंभु, डेल्टा, एस्चुरी, ये सारे किसके द्वारा बनते हैं, नदियों द्वारा। वी घाटी हो या यू घाटी हो, किसके द्वारा बनेंगे, नदियों द्वारा, ठीक है, वी घाटी और यू घाटी। पर इसके अलावा अगर हम सर्प दे दें वो कौन बनाएगा, एडीज दे दें वो कौन बनाएगा, ये आकृतियां है ना। गाछ दे दें, कैनियन दे दें तो कौन बनाएगा। इसमें तुम्हें गाछ और कैनियन ने लिखवाई नहीं ना, नहीं लिखवाई ना, चलो एक्स्ट्रा में बाद में लिखवाएंगे। पंख को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पंख को इंग्लिश में फैन, हाँ इसको पंखी बोलेंगे, एलुवियल फैन। फैन अगर लिख के दे देगा तो वो मत समझ जाना तुम, समझ गई ना। तो यही फैन वाला लिखना है। कहाँ गया वो चित्र, बना लो फटाक से। एक तो गायब भी इतनी जल्दी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। फ्लूवियल फैन, एलुवियल फैन, ये देखो फैन है। अरे हम जो दिखेगा वही दिखाएंगे ना तुम्हें। ये लो, ये वाला देख के बना लो। बाहर कौन गया है, दोनों तरफ पहाड़ बना के मैदान देखते हैं ना, प्लेन, हाँ जलोढ़ मैदान, जलोढ़ पंख। ये जलोढ़ मैदान, ये जलोढ़ पंख बन गया है, दिखा। यहाँ बना लेते हैं ना, ये फैन लिखते हैं ना, ये लगा। तभी इतनी प्रैक्टिस करो ना, डायग्राम आने चाहिए। क्या बनती कैसे है, इसलिए मैंने वो पिक्चर्स ठीक रहा, कभी कभी कहते हैं ना गलत धोखे से आगे तो अच्छी आ गई, नहीं तुम कहते अरे मैडम खाली ले आई हैं, ऐसा होगा नहीं। पर एक्चुअली में तो कभी देखेंगे पहाड़ के किनारे बजरी गिर जाती है, वहीं इकट्ठा होगा, देखोगे तो शंखों की तरह दिखेगी, और वही दूर क्षेत्र में फैलेगी तो क्या हो जाएगी, पंख बनेगी। हो गया, ये बन गया। अब लिखो जलोढ़ शंखु, जलोढ़ शंखु। इससे पहले मैंने तुम्हें पठार, पर्वत, ये बलित पर्वत, पठार पढ़ा दिए थे ना, पठार, कटक। कोऑर्डिनेटर सर बोले थे जिस दिन आप आकृतियां पढ़ाएंगी ना नदियों के द्वारा, ये द्वारा, उसी दिन ही पढ़ा देते सारे आकृतियां। ज्वालामुखी पर्वत आकृतियां पढ़ाती हैं बाद में, आज नई नई नदियां पढ़ रहे हैं, नदियों के द्वारा बनी आकृति, हिमनद द्वारा बनी आकृति और पवन द्वारा शंखु, ठीक है। हाँ
वो नहीं रखी। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु का निर्माण प्रायः ये भी कहाँ पर होगा, गिरिपाद पर होगा। बस अंतर क्या होगा, यहाँ पर नदियां, इसका निर्माण प्रायः गिरिपाद पर होता है। जब नदियों का वेग अत्यधिक धीमा, जब नदियों का वेग अत्यधिक मंद होता है, नदियों का वेग अत्यधिक मंद होता है, और नदियां अपने साथ लाए गए अपसादों को दूर तक प्रवाहित करने में असमर्थ होती हैं। नदियां अपने साथ लाए गए अपसादों को दूर तक प्रवाहित करने में असमर्थ होती हैं। असमर्थता के कारण, ऐसे लिखो, असमर्थता के कारण असमर्थता लिखो, असमर्थ होने अपने साथ लाए गए अपसादों को दूर तक प्रवाहित नहीं कर पाते। तुमसे ज्यादा आगे लाइन लिख नहीं है लोग, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपनी। असमर्थता के कारण गिरिपाद पर ही इकट्ठा कर देती हैं, गिरिपाद पर ही इकट्ठा कर देती हैं, गिरिपाद पर ही इकट्ठा कर देती हैं। इस प्रकार निर्मित आकृति क्या कहलाएगी, जलोढ़ शंकु यानी कि एलुवियल फोल। बन गए सारे, बना पाओ तो बना लो। इसको तिरछा बनाना, पहाड़ को कैसे लोगे, ये देखो कितनी जल्दी अपनी कॉपी बढ़ाई। अब यहाँ पर तो ऐसे बनाओगे, नदी का मार्ग बनाओ ऐसे। ये हम घर में भी कभी नहीं बनाए हैं, तुम लोगों के लिए बना रहे हैं हम लोग। जब ये पिक्चर्स तुम बनाए हुए होगे तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है कि ये हमने
डेल्टा। डेल्टा होने से चलती यहाँ से ना, यहाँ से अभी रेड पेन जैसे ही बनाया हुआ है। ये ना इसके ढाल पे दिखाना है, यहाँ नहीं, कभी यहाँ पर दिखाओगे तो बनेगा ही नहीं, यहाँ से कट जाएगा पहले, समझ में आ गया? फिर यहाँ से कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ कटिंग नहीं दिखा रहे हम, साइड में कटिंग दिखा रहे हैं, इसलिए हमने ये लिया। क्या लिखो? डेल्टा। लिखो डेल्टा का निर्माण प्रायः नदियों द्वारा तटीय क्षेत्र में किया जाता है। नदियों द्वारा तटीय क्षेत्र में किया जाता है। नदियों द्वारा तटीय क्षेत्र में किया जाता है। जब नदियां सागर में जाकर अपना जल गिराती हैं, जब नदियां सागर में जाकर अपना जल गिराती हैं, उससे पूर्व मतलब सागर में जल गिराने से पहले, उससे पूर्व नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। उससे पूर्व नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का यह निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अपसादों का, नदियों द्वारा लाए गए डेल्टा का निर्माण, यह निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेप के कारण नदियां अपना मार्ग निक्षेप के कारण नदियां अपना मार्ग अवरुद्ध कर लेती हैं तथा विभिन्न वितरकाओं में बढ़ जाती हैं। अवरुद्ध कर लेती हैं तथा विभिन्न वितरकाओं में बढ़ जाती हैं। इन वितरकाओं के मध्य अवरुद्ध कर लेती हैं तथा विभिन्न वितरकाओं में बढ़ जाती हैं। इन वितरकाओं के मध्य अपसाद जमाव हो जाता है। इन वितरकाओं के मध्य अपसाद जमा हो जाता है, अपसाद जमा हो जाता है तथा ये डेल्टा का स्वरूप धारण कर लेता है। ये वाला चित्र बनाओगे या दूसरा कोई दिखे ढंग का, ये वाला बना लो, ये समझ में आएगा। ये देखो, ऐसे देखो तो क्या बनेगा? डेल्टा टाइप बन रहा है। तो आप ऐसे एक मेन नदी निकालोगे, इसके दोनों तरफ धरातल बनाओगे, एक तरफ पूरा सागर बनाओगे और बीच बीच में ऐसा मैदानी क्षेत्र बनाओगे और साथ में दिखाओगे वितरकाएं। अब ये समझ लो, आप रुक जाओ, चलो मैं एक करती हूँ। ये नदी देखो पहाड़ से मिली और अपने मार्ग को क्या कर रही है? अवरुद्ध कर रही है। पहाड़ से नदी निकली, सागर में गई, सागर में जाने से पहले ये ग्लेशियर पिघल के निकल के आ रहा है, समझ रहे हो? ग्लेशियर पिघला है, पहाड़ों के बीच में से निकल के आई है और ये बना रही है वाटरफॉल। वाटरफॉल भी क्या होता है? नदियों द्वारा निर्मित किया करके मैं भूल गई तुम्हें बताना, कोई बात नहीं, जो भूल गए सब पेपर में भी नहीं आएगा, सब तुम्हें भी याद नहीं रहेगा। जैसे मुझे भी देख के याद आता है ये चीज बताना भूल गया, तो ऐसे बना लो जैसे ये लाइन बनाई और इस तरह से पूरा मैदान बना के ये नदियों के वितरकाएं दिखा देना और ये डेल्टा का स्वरूप धारण करती है। इसको बोलते हैं नदी डेल्टा।
आज बहुत चित्र बन रहे हैं ना, परेशान हो गई तुम। अबे बन गया, वेरी गुड। उधर इधर दोनों तरफ मैदान लिख लेना, ठीक है, दोनों साइडों में मैदान। ये चित्र आबे का बहुत अच्छा बना है। अब वो गाय के सामने आगे दिखाओ मुझे। यहाँ सागर लिख लो। हाँ, यहाँ देखो सागर। हाँ, और मैदान थोड़े उल्टे सीधे ऐसे बनाएगा। अगला लिखो एस्टुरी। एस्टुरी, अच्छा डेल्टा के प्रकार देख लो, अगर आ गया होगा फोटो। एक बहुत फेमस है पंचपाट डेल्टा। कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी, मिसौरी। आया होगा तो मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ कि इसमें आ गया होगा। ये देखो कैनियन होता है, कैनियन। ये जो तुम्हें तटबंध बताया था वो ये चीज है, और जो तुम्हें ओक्स लेक बताई है वो ये रहा। देख रहे हो कितने सारे ओक्स लेक हैं। चारों तरफ पानी नहीं होता है, नदियां अपना रास्ता बना के काट के बीच में से निकलती हैं, वो कैनियन कहलाता है। ये डेल्टा कोस्ट, ये देखो एस्टुरी ये रहती है, कुछ इस तरह से रहेगी, डेल्टा नहीं बनाएगी। हमको लग रहा है वो आया ही नहीं है। तुम लोग भी कहते हो कि मैडम क्या कहती है, ये लो एस्टुरी आ गई। एस्टुरी आ गई है, पंचपाट डेल्टा वाला नहीं आया है। पंचपाट डेल्टा लिख लो, स्पेशली लिखना है तो। पंचपाट डेल्टा कौन बनाता है? मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है, उसकी विशेषता है जब वो डेल्टा ऐसा बनाती है, उसको ऐसे देखने में ऐसा लगेगा जैसे पंछी का पैर। पिक्चर नहीं आएगा, नहीं आपको देखा। फिलहाल एस्टुरी लिख लो, बस याद रखना, नोट डाल के लिख लो। मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, नोट डाल के ऊपर टॉप पे लिख लो। यहाँ पर मिसिसिपी मिसौरी नदी पंचपाट डेल्टा का निर्माण करती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी पंचपाट डेल्टा का निर्माण करती है। ये स्टेटमेंट में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। पिछली बार यूपीपीसीएल 2018 का सीधा पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी पंचपाट डेल्टा का निर्माण करती है? 4 नदियों का दे दिया था उसने, क्या दे दिया था? सीक्वेंस। अब हो सकता है आपको ऐसे दे दे, एक तरफ नदी दे दे, एक तरफ नदी द्वारा निर्मित आकृति दे दे। जो कैनियन बताया था और जो कैनियन बताया वो बनाती है कोलोराडो नदी। कैनियन जो बनाती है वो कोलोराडो नदी बनाती है। और सबसे गहरा कैनियन जो समुद्र में बनता है वो बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। ये जब नदियां पढ़ाए थे तो नदियों की विशेषता में आपको लिखवाए हैं, पर आप लोगों को याद नहीं है, पढ़ते ही नहीं हो। लिखो एस्टुरी। एस्टुरी, एस्टुरी। डेल्टा कहाँ बनेगा, एस्टुरी कहाँ बनेगी, ये बता दो अगर पूछा जाए। एस्टुरी समुद्र, एस्टुरी नदियां समुद्र में सीधे डायरेक्ट जल गिराएंगे, इससे पहले डेल्टा नहीं बना, मतलब उसका डेल्टा नहीं बना, सीधे अपने यहाँ पे गिराएंगे। ऐसा एस्टुरी कहाँ बनेगा? जब नदियां किसी कहाँ से बनी होंगी, चट्टान
गुजरती हैं। जहाँ अपर्दन कम होता है, जहाँ अपर्दन ज्यादा होगा और चट्टान नहीं होगी, मैदानी क्षेत्र होगा, वहाँ नदियाँ डेल्टा बनाएंगे। नर्मदा और ताप्ती किसमें बहती है? दक्कन के पठार में यानी कि भूखंड में होती हुई बहती हैं, है ना। कठोर चट्टान से होती हुई फ्लो करती हैं, इसलिए उन्हें विसर्ग करने का भी मौका नहीं मिलता और अपर्दन का भी मौका नहीं मिलता। इसी में एक रह गया आपका, देखो धीरे धीरे मुझे याद आता है, संरचनात्मक सोपान, ये भी नदियां ही बनाती हैं। संरचनात्मक सोपान जो रह गया है वो हम नोट करवा के लिखवा देंगे, ठीक है। एक्चुअली लिखो पहले, वो भी संरचनात्मक सोपान जो बनता है वो आपके अपर्दन से बनता है। एस्चुरी लिखो, एस्चुरी का निर्माण प्रायः नदियों द्वारा, एस्चुरी का निर्माण प्रायः नदियों द्वारा सीधे अपना जल सागर में गिराने, नदियों द्वारा सीधे अपना जल सागर में गिराने पर होता है, सीधे अपना जल सागर में गिराने पर होता है। अर्थात जो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अर्थात जो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, वह नदियां कठोर चट्टानों के मध्य प्रवाहित होती हैं, वह नदियां कठोर चट्टानों के मध्य प्रवाहित होती हैं तथा इनमें अपर्दन की दर कम होती है, जिस कारण यह नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जिस कारण यह नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जब डेल्टा क्षेत्र में आप खड़े होंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप डेल्टा क्षेत्र में खड़े हो। समझ में आ गया? ये वाला चित्र बना लो, ये वाला। अब पूछोगे ये वाला कैसे बनाएंगे? अब हम बनाएंगे नहीं, हम यही बता दे रहे, ऐसे बनाओ। यहाँ लिखना स्थल, यहाँ भी लिखोगे स्थल, यहाँ लिखोगे नदी, ठीक है। और नदी का फ्लो ये रहेगा, जो नदी का पानी दिखाओगे, यहाँ पूरा सागर का दिखाओगे और लिखोगे ओशन वेव्स, वो तरंगे जो पढ़ी थे तुम, वो तरंगे। तुम्हें ओशन वेव्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपना सिंपल क्या लिखना है, तुम्हें एस्चुरी से मतलब है, सागर से मतलब है, नदी से मतलब है। और जहाँ सागर का पानी और नदी का पानी मिल रहा है वही क्षेत्र कहलाता है एस्चुरी। तो देखो सागर का पानी और नदी क्षेत्र कहाँ मिल रहा है, यहीं पर तुम एस्चुरी लिखो, ये है एस्चुरी। जहाँ पर समुद्र का खारा पानी और नदी का पानी मीठा मिलता है उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। और एक्चुअल में इन नदियों का पानी मीठा ना होकर कैसा हो जाता है, खारा, क्योंकि ज्वार भाटा जब आता है तो सागर का पानी नदियों में प्रवेश करता है। और एस्चुरी हम देखे हुए हैं। ठीक हो गया? आगे की बात करें, डेल्टा बन गया आपका, और क्या बन गया, क्या क्या सी आकृति बन गई है, कितनी लिखवाई है निक्षेप से? ठीक है, इतनी बहुत है, टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी है टाइम। अब जो रह गई है नोट डाल के, अपर्दन में दो बताई थी, अपर्दन में एक कैनियन है, एक गार्ज है। कैनियन, गार्ज, संरचनात्मक सोपान। अपर्दन द्वारा निर्मित आकृति में तीन आकृति रह गई हैं, गार्ज,
सोपान। लिखोगे? देखो कितने उससे बोले जी, रहने तो मैडम ये भी नहीं बोले। अभी ये भी रह गया है वाटरफॉल चित्त वाला। फोटो देखने में अगर मिल जाए तो। देखो ये जलोढ़ पंख दिखा है, कहाँ पर है आपका? कैलिफोर्निया, यूएसए में। गाज वाला आया ही नहीं फोटो। ये है, ये देखो ये गहरा जो दिख रहा है ना, ये क्या है? गाज है। इसका निर्माण भी कौन कर रहा है? आपका नदियां कर रही हैं। जहाँ घाटी बताई थी ना, बी घाटी, बी घाटी में जो गहरा क्षेत्र आ रहा है, जो नदियां क्या करती हैं? काट रही हैं। और गाज हमेशा कैसा होगा? लंबवत होगा, कभी क्षैतिज नहीं होगा। क्यों? जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ाए थे, हिमालय की उत्पत्ति में पूर्ववर्तीय नदियां बताए थे। उन्हीं पूर्ववर्ती नदियों में आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी गाज। और मैंने ट्यूबलाइट मूवी का उदाहरण भी लिया था, जिसमें क्या था? जब सलमान खान ऊपर से कूदता है तो सीधे नीचे नदी में जाता है। तो ये गाज क्या होंगे? नदियों द्वारा अपने मार्ग में आने वाले अवरोध को क्या करते हैं? काटते जाते हैं। तो यहाँ पर हिमालय को उसने उतने नहीं दिया, नदी यही फ्लो करती रही और धीरे धीरे काटती रही। काट के उसने क्या बनाया? गहरे गाज का निर्माण करा, जो चीज आपको यहाँ पर दिख रही है। ये क्या है? आपका गाज है। कैन्यन भी एक तरह से बिल्कुल गाज की तरह ही होता है। जो क्या होता है? दोनों तरफ क्या होंगी? चट्टाने होंगी और नदी विसर्ग करती हुई। गाज में नदी विसर्ग नहीं कर रही है, काट के सीधे निकल रही है। पर यहाँ पर कैन्यन में क्या कर रही है? नदी विसर्ग जैसे कर रही है, वैसे ही कैन्यन काटती है। कोलोराडो नदी आपका ग्रेट कैन्यन बनाती है। और गाज हर नदी बनाती है जो हिमालय क्षेत्र से गुजरती हुई आती है। ठीक है, अब चित्र बना सकते हो तो बना लो, लिखवाएंगे हम इसमें अब कुछ नहीं। और क्या बताया दूसरा? संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान की आकृति जो बनती है, जब नदियां क्या होती हैं? चट्टानों से होकर गुजरती हैं। तो चट्टानों की जो निर्माण है वो धात्विक होता है और अधात्विक होता है। कब? कल बताए थे जब अपक्षय हो रहा होगा तो धात्विक चट्टानों का अपक्षय कम और अधात्विक चट्टानों का अपक्षय अधिक होगा। तो जहां पर अधात्विक चट्टानें आएंगी वहां पर नदियां क्या करेंगी? जल्दी से अच्छा सा अपरदन कर देंगी। और जहां धात्विक होंगे वहां अपरदन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नदियां जब अपना फ्लो करती हैं मार्ग पे, तो अपरदन करती हुई निकलती जाती हैं। और अपरदन बीच में से नहीं होगा, अपरदन कहां से होगा? साइडों में से। जब अपरदन साइडों में से होगा तो ये जो सीढ़ी नुमा आकृति बन रही है ना, यही है सोपान संरचना। लिख लो और बना लो। संरचनात्मक सोपान। इसको कैसे बनाओगे? वही 3D पेंटिंग ले लेना अपनी, ऐसे वाला सोपान बनाते हुए निकलना और नदी में से बना दीजिए। आप कहेंगे मैडम बना दीजिए, प्लेन वाले में बना दीजिए। हम नहीं बनाएंगे। देखो इस वाले में है जैसे ये बनाया हुआ है, बस ये बनाना। करोगे क्या? सेलेक्ट करोगे पहले पेन, कौन से कलर का बनाना है। फिर सीढ़ी नुमा बना दोगे। यही है सोपानात्मक संरचना। बस यहाँ जो वी लिए हो, वी ना लेके सोपान बना लेना स्टेप बाय स्टेप। वेरी गुड। हाँ ठीक है, नदी बेसिन बना लो। यहाँ लिख दो नदी बेसिन और यहाँ मैदान क्षेत्र बना दो। कड़िया लोग अपना ठीक कर लेना, कड़िया चित्र नीचे बनाती हैं। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के लाओगे। बता दिया है।
जहाँ चट्टानी का क्या होता है, चट्टान कैसे निर्मित होती है, धात्विक और अधात्विक खनिजों से होती है। जहाँ अधात्विक खनिज होंगे वहां पर चट्टान का अपरदन मतलब नदी अपरदन ज्यादा होगा, जहाँ धात्विक खनिज होंगे वहां पर नदी अपरदन कम होगा। इस प्रकार की क्रिया में नदियां क्या करती हैं, रच संरचनात्मक सोपान का निर्माण करती हैं। ये नदी अपरदन के द्वारा था। अब लिखो हिमनद द्वारा निर्मित आकृतियां। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। झरना यही पढ़ा वाटरफॉल है, वो भी अपरदन में। कुछ नहीं होता है, जब झरना ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होता है, बहुत स्पीड में गिरता है, नीचे क्या बनाता है, गड्ढानुमा आकृति का निर्माण कर देता है। हाँ, एक डायरेक्ट गिरता है और एक गिरता है, फिर गिरता है स्टेप नुमा गिरता है, वो अलग अलग वो है गिरने के। देखो हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। अब पहले इसमें पहले लिख लो फिर समझे। हिमनद द्वारा निर्मित आकृतियां प्रायः उन प्रदेशों में पाई जाती हैं। हिमनद द्वारा स्थलाकृतियां प्रायः उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां हिमनद बहुलता से पाए जाते हैं। जहां हिमनद बहुलता से पाए जाते हैं। जहां हिमनद बहुलता से पाए जाते हैं। इस आधार पर हिमनद आकृतियों को प्रायः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पर उसी की बात ये है, आपको पढ़ना इसमें से एक ही है। महाद्वीपीय हिमनद, पहला है महाद्वीपीय हिमनद, महाद्वीपीय हिमनद। दूसरा है पर्वतीय हिमनद, दूसरा है पर्वतीय हिमनद। पहला महाद्वीपीय हिमनद, दूसरा है पर्वतीय हिमनद, तीसरा है आपका हिमनद घाटियां। हिमनद घाटियां। अब महाद्वीपीय हिमनद सीधे सीधे समझ में आ रहा है, ऐसा महाद्वीप जो किससे है, बर्फ से ढका हुआ है। कौन कौन से, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका या आर्कटिक है, अंटार्कटिका। तो महाद्वीप तो पढ़ाना नहीं है ना, समझ में आ गया है। 2 ऐसे महाद्वीप जो क्या है, महाद्वीप या भूखंड है जो ग्लेशियर जिन पे बर्फ ही छपा हुआ है, वो क्या हो गया आपका, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो लिख लो, पर्वतीय हिमनद और हिमनद घाटियां। पर्वतीय हिमनद और हिमनद घाटियां। पर्वतीय हिमनद और हिमनद घाटियां इसी में ऐड कर दो। एक ही में लिख लो, एक ही में लिख लो, क्योंकि वही पूरा सेंटेंस हम वहीं से बना के पूरा लिखवा देंगे, 4 जगह नहीं बांटेंगे। पर्वतीय हिमनद और हिमनद घाटियां। इन स्थलाकृतियों का निर्माण प्रायः उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में तथा पर्वतीय गिरिपाद पर होता है। जैसे तथा पर्वतीय गिरिपाद पर होता है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम, गंगोत्री हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम, गंगोत्री ग्लेशियर, ये सब कहाँ है, पर्वतीय क्षेत्र में, उच्च अक्षांशों में पाए जा रहे हैं, है ना। और घाटियों में बात करें तो ये इनके पास, गिरिपाद के पास क्या बनती हैं, घाटियां बनती हैं, इत्यादि इत्यादि लिख लो, गंगोत्री ग्लेशियर इत्यादि।
क्लास करें। चित्र बना लो, चित्र बना लो, ये वाला चित्र। एक तरफ लिखो ट्रेन और एक तरफ लिखो एड्रेस। इसको सड़क भी बोलते हैं। बनाओ ये वाला चित्र, इसको फिर हम कल पढ़ाएंगे। जो कुर्सी नुमा आकृति यानी कि ट्रेन दिख रहा है उसको कहते हैं सड़क, और ये रहा सड़क। ट्रेन भी बोलेंगे और कुर्सी भी बोलेंगे। आज चित्र बना लो, कल बनाएंगे, बताएंगे आकृति क्या है। समझ में आ रहा है? 3D चित्र बना पाओगे? कोशिश करो। कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। और क्या है, इतना नहीं बनाना है, सिंपल सिंपल सा बता दे रहे हैं कैसे बनाना है। देखो ऐसे पर्वत ले लेना, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा शेड देना और यहाँ पर पानी भर देना, ठीक है। इसके बाद एक ऐसे लहर काट लेना, फिर यहाँ पर भी ऐसे बनाओ तो गोला सा, थोड़ा सा शेड दे दोगे, तो शेड दोगे तो उससे पता चलेगा यहाँ पर क्या है, ढाल है। और यहाँ पर एक गोल सा बना के आप क्या कर दोगे, पानी भर दोगे। और यहाँ पर देना चाहो जो इन्होंने दिया है, इन्होंने बहुत दिया है पर हमको एक ही चीज समझनी है, इसलिए एक ही बार बना दो। गोला सा बनाया, इसको सेट दो, पानी भरा। अब ब्लैक से सेट देना तो ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पर ब्लैक से सेट दो, वेरी गुड। इतना सेट नहीं देना, इतना तुमने दिया है, बहुत कुछ दे दिया। ऐसे लग रहा है कि आरामदायक कुर्सी है। कटता जाता है तो ढाल पीछे होता जाता है, इस तरह बनते हैं सड़क। अब सड़क जब पर्वत के चारों तरफ बन जाते हैं तो क्या बन जाता है, एंड्रीज। ठीक, ये हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतनी इनफ हो गया, हो ही गया होगा, इनफ टाइम हो गया क्या? चलो, बन गया चित्र। देखो ये हैंगिंग पैलेस में दिखाई हुई है,